जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए, आपका अपना चैनल है और आप लोगों का ढेर सारा प्यार हमें जो मिलता है उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपसे जो बात किया था क्रिप्स मिशन के विषय में, क्रिप्स मिशन के बाद आज मैं आपसे बात करूंगा बेबल प्लान के विषय में, बेबल योजना एवं शिमला समझौता के विषय में। किसके विषय में? शिमला समझौता के विषय में। शिमला समझौता। तो दोस्तों, एक बार फिर से एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ आए और मेरे साथ जुड़े और आगे के टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं मिलकर के सभी लोग। और ध्यान दें दोस्तों कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी इससे लाभान्वित करें। और इससे क्या होगा कि आप घर बैठे अच्छी स्टडी कर पाएंगे, आपके दोस्त अच्छी स्टडी कर पाएंगे और दोस्तों के पास जब ये पहुंचेगा आपके द्वारा नोटिफिकेशन जो जाएगा, इसके बाद आपके दोस्त भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद जैसे हमारे द्वारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो डाला जाता है, उसके बाद तुरंत उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और वो उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज फिर से उसी फ्लो से, उसी एनर्जी के साथ आज हम बेबल योजना को पढ़ते हैं जैसे क्रिप्स प्रस्ताव को हमने पढ़ा था। तो ध्यान दें दोस्तों, दरअसल एक बात है क्या कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। हमें आज़ादी का इंतजार है, हमें आज़ादी का इंतजार है और आज़ादी हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है, आ गई है और इंतजार अब खत्म होने वाला है दोस्तों। पूरी एनर्जी के साथ आप इस आज़ादी का आप आनंद उठाएंगे। इसके बाद देखिए, शिमला समझौता 1945 में हुआ, लेकिन इसके पहले के कुछ घटनाक्रम के विषय में मैं चर्चा करूंगा। देखिएगा, इसके पहले के कुछ घटनाक्रम इस प्रकार से हैं, देखते हैं। आइए दोस्तों, पहले क्या बात करते हैं। पहले बात यह होती है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, उस क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता के बाद कांग्रेस को यह आभास हो गया था कि अब अंग्रेजों के द्वारा कोई भी हमारे लिए कार्य नहीं किया जाएगा। कांग्रेसियों ने क्या किया, भारतीयों ने क्या किया कि 14 जुलाई की घटना है, 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को वर्धा, कहां पर? वर्धा कहां है दोस्तों? कहां है वर्धा? वर्धा महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में अवस्थित है। वर्धा में एक कांग्रेस की कमेटी बुलाई गई। उस कमेटी में यह प्रस्ताव रखा गया कि अब अंग्रेजों के द्वारा तो कुछ नहीं होने वाला, तो अब हमें क्या किया जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो वहीं पर कहा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वहां पे डिसाइड किया गया कि अंग्रेजों भारत को छोड़ो। अब आपका समय तो खत्म हो गया, बहुत आप लोगों ने राज कर लिया हम पे, अब तो एक पल भी हम आपको राज नहीं करने देंगे। अब हमने इस बात को ठान लिया है। तो देखो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर आगे। वर्धा महाराष्ट्र में बैठक हुई और बैठक में ये डिसाइड किया गया कि क्या किया जाए। तो अंग्रेजों के लिए एक प्रपोजल दे दिया गया, एक नारा दे दिया गया। क्या नारा दे दिया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अच्छा, ये बात यहाँ पे कह दी गई वर्धा सम्मेलन में। तो ये बात अभी जो है कांग्रेस के सम्मेलन में या कांग्रेस की जो बैठक थी, ये कार्यकारिणी बैठक थी, उसी में ये डिसाइड किया गया। लेकिन जो उसका वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था या उसके अधिवेशन में अभी ये बात नहीं की गई। दरअसल इसके विषय में जो अंतिम सहमति मिली वो कब मिली? वो सहमति मिली 8 अगस्त को। कब मिली? 8 अगस्त 1942 को मिली। कब मिली दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को मिली। और यहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद साहब। अबुल कलाम आज़ाद।
आप लोगों को पता होगा सबसे कम उम्र के यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सबसे लंबे टाइम तक ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा 8 अगस्त 1942 को अबुल कलाम आज़ाद जी की अध्यक्षता में यह जो प्रपोजल था इसको पारित किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और प्रारंभ हुआ था ये आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। इस घटनाक्रम को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से इस घटना को जाना जाता है। किस नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से इस घटना को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें। मैंने आपसे कई बार इस बात को दरख्वास्त भी किया कि आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करें ताकि इसको जब आप अपने से रीड करते हैं, लिखते हैं रिटन फॉर्म में, तब आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करें इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। हो गया दोस्तों, चलिए ठीक है। अब देखिएगा जो अबुल कलाम साहब हैं, आगे बात करता हूं मैं। देखिएगा जो अबुल कलाम साहब हैं, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं, ये कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में वो हुआ। अच्छा, ये जो सम्मेलन हुआ, जो बैठक हुई, वो कहाँ पर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये ग्वालियर टैंक में हुई। कहाँ पर हुई? ग्वालियर टैंक में हुआ। ग्वालियर टैंक स्थान का नाम है दोस्तों, ग्वालियर टैंक में हुआ। ग्वालियर टैंक में हुआ। ठीक, ग्वालियर टैंक में हुआ। ग्वालियर टैंक में एक विद्यालय था, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, वहीं पर यह बैठक संपन्न हुई और इसमें नारा क्या दिया गया? भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये तो हमारा टाइटल है, लेकिन इसमें नारा क्या दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। ध्यान दीजिएगा, करो या मरो का नारा यहीं पर दिया गया। अच्छा, इसको कहा जाता है डू एंड डाई। क्या बोलते हैं इसको? डू एंड डाई। एक चीज और आपको बता देता हूं, एक बात और कन्फर्म कर देता हूं यहीं से। क्या महात्मा गांधी जी के विषय में ऐसा कहा जाता है? यहां पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस बात को। महात्मा गांधी जी के विषय में यहां कहा जाता है कि जो अहिंसा की बात करता था हमेशा, जो सत्य की बात करता था, जो किसी जीव को मारने की बात कभी नहीं किया, वह व्यक्ति आज इतना आतुर कैसे हो गया? क्या नारा दिया? करो या मरो, डू एंड डाई। सोचने वाली बात है। ऐसा कहा जाता है, कई ऐसे राइटर, कई ऐसे इतिहासकारों ने इनके विषय में कहा है, ऐसा मालूमात पड़ रहा था, ऐसा पता चल रहा था, जैसे लग रहा है कि आज महात्मा गांधी के ऊपर किसी देवदूत का आवास हो गया। समझ लीजिए, मतलब जो व्यक्ति हमेशा हमेशा खुद और अपने अनुयायियों को और जितने भी लोग होते थे, आप लोगों को वो घटना याद होगी, चौरी चौरा कांड वाली। चौरी चौरा जो घटना घटी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, वहां पर महात्मा गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को वापस ले लिया था,
तो वहां पर यह बताया कि हमारे इस आंदोलन का मकसद था अहिंसा। लेकिन सोचो, उस महात्मा गांधी को वहां पर देखो और आज के महात्मा गांधी को देखो, कितना अंतर दिख रहा है। जो व्यक्ति हमेशा अहिंसा की बात करता था, आज वह व्यक्ति एकदम अहिंसा की बात कर रहा है। डू एंड डाई, करो या मरो। ठीक, ये किस आंदोलन, मतलब किस आंदोलन में दिया गया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन में दिया गया था नारा, करो या मरो। ये कहां पर हुआ था बैठक इसके? ये हुआ था ग्वालियर टैंक में। और ये ग्वालियर टैंक कहां है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों ध्यान दे लीजिएगा अच्छे से, महाराष्ट्र के अंदर है ये ग्वालियर टैंक। और विद्यालय का नाम था गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और यहीं पर कहा गया करो या मरो। और 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हो जाता है भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सोए थे बहुतों ने खर्राटे भर लिए, लेकिन जब हम जाग जाएंगे सोने नहीं देंगे, नींद हराम कर देंगे। वही चीज हुआ यहां पर कि जब हम जाग गए, जब हम जागरूक हो गए तो अंग्रेजों अब तुम्हारे बस का नहीं है कि भारत में या हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में तुम शासन कर पाओगे। अब मजबूरन तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, कहीं पर भी अंग्रेज अपनी मर्जी से भारत नहीं छोड़े, क्योंकि आप लोगों को पता होगा प्रीवियस क्लास में मैंने विंस्टन चर्चिल के विषय में बताया था, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मैं चाहूंगा कि जब तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर रहूं, जब तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर रहूं, तब तक भारतीय कभी आजादी का नाम तक ना ले सकें। सोचे, इतनी गंदी उनकी सोच थी। और आज हम लोगों को देखिए कि आज वो लोग मजबूर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब भारतीयों को आजादी देना पड़ेगा। मतलब मजबूरी में दिए हैं, कोई शौकियन या त्याग कर या छोड़कर वो यहां पे नहीं चले गए। आप देखिए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, वैसे ही जो आंदोलनकारी थे, जेपी नारायण लोग, जो भी लोग थे, उन सभी लोग, उषा मेहता, काफी लोग थे, उन लोगों को नजरबंद किया जाने लगा, उन्हें पकड़कर बंद किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, कहीं अगर देना होता अंग्रेजों को आजादी हमें, तो वो इस तरह से नजरबंद क्यों करते? लेकिन अभी भी उनका मकसद है कि हम भारतीयों को आजाद नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए, हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों ने जो बलिदान दिया उसको हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। दोस्तों शपथ लीजिए आप लोग कि हम आज आजादी के लिए तो नहीं, लेकिन अपने देश को ऊपर उठाने के लिए हम स्टडी करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे और एक दिन एक कामयाब व्यक्ति बनकर दिखाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ा देश प्रेम होगा, यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ा न्योछावर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करें, आगे फिर मैं बात करता हूं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिएगा आगे देखते हैं। हो गया ना? चलिए, अब घटना आती है अक्टूबर 1943 की। दरअसल इसमें क्या हुआ, अक्टूबर 1943 में जो भारत के एक वायसराय थे, लॉर्ड लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिथगो, है ना? भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। ये भारत से वापस चले जाते हैं, इनको बुला लिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा इनको वापस बुला लिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड लिथगो को ब्रिटेन के द्वारा वापस बुला लिया जाता है। अब अगर वायसराय को वापस बुला लिया गया तो कोई ना कोई वायसराय तो भारत आएगा ना। अब इन्हीं की जगह पर लॉर्ड वेबल साहब भारत आते हैं। लॉर्ड
वेबल भारत आते हैं, भारत आए। जब ये भारत आते हैं दोस्तों, लॉर्ड वेबल साहब भारत आए। भारत आने के बाद जब भारत की कंडीशन को देखा, भारत में समस्याओं को देखा, तो लॉर्ड वेबल साहब ने क्या किया, जो संवैधानिक गतिरोध था, भाई लॉर्ड लिनलिथगो के समय, ध्यान दीजिएगा आप, लॉर्ड लिनलिथगो के समय, मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस चीज को आप गौर करिएगा, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय, लॉर्ड लिनलिथगो के समय दोस्तों बहुत सारे संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुआ? संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुए। उन्हीं गतिरोधों को दूर करने का उद्देश्य था बेबल प्लान। तो जो बेबल साहब भारत आए तो इन्होंने क्या किया, 4 जून 1945 को एक प्लान प्रस्तुत किया। 4 जून 1945 को एक प्लान प्रस्तुत किया जिसे हम बेबल योजना के नाम से, बेबल योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेबल साहब की एक योजना आ गई, और योजना क्या थी? बेबल साहब ने कहा 4 जून 1945 को बेबल साहब ने कुछ योजना लाई। अब वो योजना क्या है उसको मैं आगे आपके साथ डिस्कशन करता हूं। क्या डिसीजन हुआ बेबल योजना में, था क्या? बेबल योजना के पास क्या था? अच्छा, बेबल योजना कब आई? 4 जून 1945 को, 4 जून 1945 को बेबल योजना आया। अब इसमें क्या क्या कहा गया था? केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात किया, गठन किया जाएगा, हम सहमत हैं इससे, जाएगा। लेकिन आगे क्या कह रहा हूं, आगे बताइए, आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो ठीक है, केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन आगे क्या मकसद है उसको भी बताया ना। देखिए बताते हैं आगे क्या इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा? कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष वायसराय रहेंगे। अच्छा, तो आपने हमको दिया क्या फिर? देखिए, कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष वायसराय रहेंगे और सेना प्रमुख अंग्रेज रहेंगे, या कह सकते हैं अंग्रेज होंगे, या खुद वायसराय होंगे, तो भैया क्या मिला हमको? वायसराय होंगे। इनको छोड़कर, सेना को छोड़कर और कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष पद को छोड़कर बाकी सभी कार्यकारिणी के सदस्य लोग भारतीय होंगे। अच्छा, महत्वपूर्ण पद तो आपने अपने पास धारण कर लिया भाई। दिया क्या? केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। बात समझ में आ गई। कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष वायसराय रहेंगे। भैया भारतीय क्यों नहीं रहेगा? नहीं, अभी वो आपको अधिकार नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है। वायसराय रहेंगे। अच्छा, और सेना प्रमुख अंग्रेज होंगे या खुद वायसराय होंगे?
ठीक है, और बाकी सभी कार्यकारिणी के सदस्य लोग भारतीय होंगे। बाकी महत्वपूर्ण चीजें आपने अपने पास रख लिया, और जो लॉलीपॉप था वो भारतीयों को दे दिया, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों को बराबर पद दिया जाएगा। मतलब कहने का कि बराबर सीटें दी जाएंगी, बराबर पद दिया जाएगा। चलिए यहां तक भी ठीक है, कुछ हद तक हम इसको भी मान लेते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, इन्होंने कहा जो केंद्र की कार्यकारिणी है, केंद्र की कार्यकारिणी है, जो केंद्र की कार्यकारिणी है, उसका बिहेव जो होगा अंतरिम सरकार या गवर्नमेंट की तरह होगा, सरकार की तरह होगा, सरकार की तरह होगा। बस एक बेनिफिट यहां पे दिखाया इन्होंने, क्या कि भैया जो गवर्नर जनरल हैं, वायसराय साहब जो हैं, वायसराय साहब जो हैं, जो पहले कार्यकारिणी परिषद की अवहेलना कर देते थे, वीटो पावर ले लेते थे, वह अब इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। वायसराय जो थे, वायसराय वीटो पावर का प्रयोग बिना परिषद के सलाह के नहीं कर सकते। चलिए यहां तक भी हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों को बराबर पद दिया जाएगा, सीट दिया जाएगा। केंद्र की कार्यकारिणी अंतरिम सरकार की तरह होगी। वायसराय वीटो पावर का प्रयोग बिना परिषद के सलाह के नहीं कर सकते। चलिए थर्ड, अगला पॉइंट देखेंगे। इसमें क्या कहा गया, युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान का निर्माण करेंगे। क्या बोला गया इसमें, युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान का निर्माण करेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, नेक्स्ट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, रिहा कर दिया जाएगा। और शिमला में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। शिमला में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, क्या देखा आपने? युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान का निर्माण करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। ठीक ना दोस्तों, शिमला में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों लिख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये बिल्कुल निश्चित है। आप अगर अच्छे से इसको स्टडी कर लिया ना तो निश्चित रूप से संवैधानिक विकास से कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, जो सम्मेलन बुलाया गया, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन, इसको देखिएगा। शिमला सम्मेलन में क्या होता है? शिमला सम्मेलन में फर्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत क्या आता है? शिमला सम्मेलन में क्या हुआ कि यह 25 जून से स्टार्ट हुआ, 25 जून से 14 जुलाई, कब तक? 14 जुलाई 1945 तक शिमला समझौता और शिमला सम्मेलन हुआ। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से इसमें जो प्रतिभाग किया वो अबुल कलाम आजाद ने किया था। कांग्रेस की तरफ से कौन? अबुल कलाम आजाद। कहां से? कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद ने किया। महात्मा गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। महात्मा गांधी जी ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं किया, प्रतिभाग नहीं किया। ध्यान दें, कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद जी गए और महात्मा गांधी जी ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं किया। यह सम्मेलन कब से कब तक चला? 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला। इसको नोट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या बात आती है? मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने कहा कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय कार्यकारिणी है, उसमें मुसलमानों की नियुक्ति वायसराय नहीं बल्कि सराय नहीं बल्कि हम स्वयं करेंगे, ठीक है। मतलब इतनी स्वायत्ता चाहते हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी है, उसमें मुसलमानों को नियुक्ति वायसराय नहीं बल्कि हम स्वयं करेंगे। तो इसका कांग्रेसियों ने क्या किया? विरोध किया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्या किया? कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्या कहा कि भैया स्वयं अगर सभी लोग अपने अपने सदस्यों की नियुक्त करेंगे तो वायसराय क्या करेंगे भाई? केंद्रीय कार्यकारिणी है, चलिए ठीक है, उसमें मुसलमानों को जो नियुक्ति है वो वायसराय नहीं करेंगे बल्कि हम स्वयं करेंगे। ऐसा कौन कहा? ऐसा कहता है मुस्लिम लीग कहता है। तो कांग्रेसियों ने इसका जमकर क्या किया था? विरोध किया था। और यह 14 जुलाई को वायसराय साहब ने 14 जुलाई को वायसराय कौन थे? सराय बेबल साहब ने 14 जुलाई वायसराय बेबल ने
इस सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। विफल घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए मुस्लिम लीग ने केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद जो थी उसका अध्यक्ष वायसराय होते थे, वही चुनते थे। तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि जो मुसलमान भाई उसमें जाएंगे कार्यकारिणी में, उसकी नियुक्ति आप लोग नहीं करेंगे, उसकी नियुक्ति का अधिकार हमें स्वयं होना चाहिए। हम स्वयं उनकी नियुक्ति करेंगे और हम उनको कार्यकारिणी में भेजेंगे। कांग्रेसियों ने इसका जमकर क्या किया, विरोध किया कि भैया आप इतने अधिकार संपन्न कैसे हो जाएंगे। तो जो वायसराय उस समय के हैं बेबल साहब, इन्होंने देखा कि नहीं इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो उन्होंने 14 जुलाई को इस सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। अब इस सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया और इसके बाद एक अंग्रेजों के द्वारा कैबिनेट प्लान आएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आएगा। दोस्तों इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ चर्चा करूंगा एक नए एनर्जी के साथ कैबिनेट मिशन प्लान के विषय में कि कैबिनेट मिशन क्या था, या कैबिनेट मिशन में कौन कौन से लोग शामिल थे, सर पैथिक लॉरेंस कौन थे, एबी अलेक्जेंडर कौन थे, इनके सब स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे, इनके सब के विषय में बात करूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आप लोग पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें और फिर से एक बार दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप इस चैनल का फ़ायदा उठाएं और इस माध्यम का फ़ायदा उठाएं जो YouTube के माध्यम से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। और फिर से वही कहूँगा कि आज जो इस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाई कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कैबिनेट मिशन को प्लान को लेकर के आऊँगा, उस पर आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।